भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा। बड़ा ही बर्निंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अनुच्छेद आपका 20 हो गया, अनुच्छेद 20 हो गया। तो अनुच्छेद 20 में 3 इसका पार्ट है, इसका 3 पार्ट है। पहला कहता है कि नो पर्सन शैल बी एक्यूज्ड या पनिश्ड। नो पर्सन कहता है, नॉट सिटीजन की बात करता है। इसका मतलब क्या है, जब पढ़िएगा सिटीजनशिप नागरिकता, तो कौन सा है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए है, नागरिकों के अलावा सबके लिए। तो किसी व्यक्ति को इस आधार पर आप अभियुक्त नहीं बना सकते हैं कि उसने या तो पूर्ववर्ती या आगे के कानून को तोड़ा है। उस समय वो कानून ये जो रूल कहता है उसमें अगर वो गलत करता है तो उसको अभियुक्त या सजा दे सकते, एक बात कहता है। और दूसरा भाग जो पूछ रहा है यही कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दिया सकता है। अनुच्छेद 20 का तीसरा भाग कहता है कि किसी अभियुक्त को किसी भी ऑफेंस किया है, कोई भी गलत किया है, तो अपने विरुद्ध उसको गवाह देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो इतना आप लोग को जनरल में पढ़ना नहीं है। तो ये आपका हो गया 20। ये अनुच्छेद 21 कहता है कि यही कहता है, इसमें क्या अधिक दंडित, आगे इसका क्वेश्चन एक मिलेगा। कहता है जो आपातकाल जो है जर्मनी से लिया है। आपातकाल 3 तरह के होता है, अनुच्छेद 352, 356, 360। 52 को जिसका आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक कहता है। 365 में भी राष्ट्रपति शासन का, उतना भी एक कीजिए। 21 में यही कहता है कि किसी व्यक्ति को नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ या पर्सन लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश बाय लॉ। किसी व्यक्ति को प्राण या देह की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन वंचित कब किया जाएगा, जो प्रक्रिया कानून द्वारा हमारे संविधान में स्थापित किया गया है उसी आधार पर हम वंचित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इमरजेंसी भी लागू होता है। तो क्वेश्चन कहीं मिलेगा, चाहे बनाते होंगे कि कौन ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत किसी भी हालत में से जीने के अधिकार किसको आप छीन लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट पर और भी व्याख्यान दे दिया है, व्याख्यान दे दिया जिसको निजता का अधिकार अभी 1-2 साल पहले मतलब बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ था। तो ये आपका ये हो गया, ये हो गया। 23 जो है और 22 है, इसी में कहता है प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब गिरफ्तारी और निरोध के प्रति सुरक्षा कवच के रूप में अनुच्छेद ही कहता है। तो कहता है किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। इसका पहला पार्ट कहता है। दूसरा कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए स्थान से, गिरफ्तार किए गए स्थान से 24 घंटों के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के पास पहुंचाया जाएगा। लेकिन उस 24 घंटा में अगर छुट्टी है, बंद है, या फिर रास्ते में आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए, रास्ते में जाम हो गया, कोई आंदोलन हो गया, तो रास्ते, तो वो समय जो है सो 24 घंटा में काउंट नहीं होता है। समझ गए? तो ये अनुच्छेद 22 कहता है। 23 कहता है, अभी जो बोले हैं प्रोविजन ऑफ क्या कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, मतलब ये कहता है जो मानव का दुरुपयोग, क्या उसको कहें, दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, तो जब जो रात दिन छापा मारती है पुलिस, कहीं पर देखते हैं जो होटल में वगैरह में, इसी के तहत है। किसी बच्चे को, महिला को आप उसकी मजबूरी में उसका ट्रैफिक जिसको बोलता है दुरुपयोग व्यापार के रूप में आप नहीं कर सकते हैं। अगला 24 मिलेगा जिसको कहता है चाइल्ड लेबर पर रोक लगाता है। 14 वर्ष कम के बच्चे को किसी में अगर आप
फैक्ट्री में कहीं काम करे तो आप दंड के भागी होंगे। तो आपका क्वेश्चन तो एक ही कहता है, सब कुछ कह दिए। 21 में जो आपके जनरल किताब में लिखा रहा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें 21 ए जो है से केवल सिटीजन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ या पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट क्या उसको बोलते हैं, प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नो पर्सन बोलता है, नो सिटीजन नहीं, समझे। कोई व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया था। हम कुछ भी कर देंगे तो हमको फांसी नहीं होगी। तो जो कानून जो प्रक्रिया अपनाया है उसके तहत उसको लाइफ से फांसी दे देना क्या है, जिंदगी से वंचित कर देना है। तो उसको छोड़ के आप ऐसे नहीं। अनुच्छेद 21 कहता है। 20 में क्या कहता है, 3 पार्ट है, और एक 22 में जो कहता है बता दिए। ये याद रखिएगा, जीवन बहुत लंबा, आप लोग नए ये हैं, लाइफ में ऐसा कुछ हो नहीं, लेकिन होता है तो 24 घंटा के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास सबको ये कहा जाता है। इसी का जो है उल्लंघन रॉल्ट एक्ट में किया था, जिसको आप पढ़िएगा, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को मेरे सामने लाओ। पुलिस का काम नहीं है कि उसको इस्टेब्लिश करे कि दोषी है कि नहीं है, समझे। पुलिस का ये काम नहीं, कानून नहीं पढ़े, उसको काम है आप अभियुक्त हैं तो 2 तरह के अभियुक्त हैं तो कोई डरे नहीं है। लेकिन जिसको कहता प्रिवेंटिव एक्शन लगता है जो सर किसी पर जाके किसी बच्चे के बीच में कुछ बात दे देंगे तो उपद्रव मच जाएगा तो सर को गिरफ्तार कर लेते हैं, इसको डिटेंशन कहते हैं। देखते हैं बहुत लीडर को जो ऐसे दिन भर पकड़ के जब आंदोलन शांत हो सामने छोड़ देता है, तो उसको डिटेंशन कहते हैं। आप कुछ किए नहीं, लेकिन आपका इरादा ठीक नहीं, आगे कुछ करिएगा इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर लिए। उसको गिरफ्तार तो नहीं बोलता, डिटेंशन, मान रोक कर रख लिए, फिर सामने छोड़ देंगे आपको, 2 दिन के बाद छोड़ देंगे। गिरफ्तार तो तब करेंगे हमको लगा जो ये कुछ किया है। अब है आपको पक्ष कोर्ट में देना है कि आपने वो काम किया है गलत या नहीं। तो पुलिस तो आपको इसी आधार पर ले गई है कि सर गलत किए हैं, लेकिन हम नहीं किए हैं, तो कोर्ट में साबित करेगा। हम अपना पक्ष रहेंगे कि नो हम इनोसेंट हैं, कुछ नहीं किए हैं, और वो कहेगा ये किया है। अब जिसका एविडेंस मजबूत होगा न्यायपालिका निर्णय लेगी, हम अगर गलत किया है तो सीधे जेल में भेज देगी और नहीं तो छोड़ देगी हमको। तो न्यायपालिका काम है, पुलिस का काम नहीं है। देखते हैं किसी अभियुक्त को या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, पूछताछ के होता है, तो एक वर्ड बोलती है कोर्ट से, फिर आग्रह करती है ये रिमांड। अब व्यवहारिक जिंदगी में सुनते होंगे रिमांड, डिमांड नहीं करती है। इसलिए अगर हम अभियुक्त हैं तो जज साहब हमको गिरफ्तार नहीं किए हैं, गिरफ्तार तो किया है पुलिस, और वहां कोर्ट को सौंप दिया, वो जेल भेज दिया। लेकिन कुछ पूछने के लिए बच गया तो कोर्ट तो नहीं पूछेगा, पुलिस पूछेगा, वो अपना आप साक्ष्य मजबूत करने के लिए एविडेंस। तो कोर्ट से आग्रह करेगा जिस व्यक्ति को यानी सर को कुछ दिन के लिए हमको फिर दीजिए, हम पूछताछ बच गया है, तो कहेगा जो 6 दिन रखे ना 2 दिन दे देते हैं, 3 दिन पूछ लीजिए और फिर सौंप दीजिए, फिर जेल चल जाएगा। तो रिमांड, समझे। हम ही आपको गिरफ्तार करके दिए हैं और कुछ रह गया तो फिर मांग कर रहे हैं न्यायालय से जो हमको दीजिए, कुछ बच गया है। ऐसे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे इतना व्यवहारिक चीज, परीक्षा पहले पास कीजिए समझ के। संसद की संरचना का प्रावधान भारतीय संविधान में किसने है? ये है 79 में। तो संसद क्या होता है आप जानते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, आप पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है से कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा क्या है? राज्यसभा, जिसको ऊपरी सदन भी कहा जाता है, जिसको अस्थाई सदन भी कहा जाता है। ये तीसरा जो क्या है? लोकसभा है। लोकसभा, जिसको
लोअर हाउस कहा जाता है, निचली सदन इसको क्या कहता है, अस्थाई। हो गया। तो इसकी संरचना की बात करते हैं, समझ में है ना, संरचना की बात करते हैं। तो ये 79 में है। ये 80 में जो है ये राज्यसभा का कंपोजिशन है। आप जानते हैं 250 से इसका हो नहीं सकता, तत्काल में 245 है, तो सब क्वेश्चन बोल रहे हैं। ये जो है 81 में लोकसभा है। अब जानते हैं इसकी संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकती, अभी 200 क्या है 545 है। आइए तो एक्स्ट्रा जोड़ दिए, इसी में नाम सुनते हैं, अटॉर्नी जनरल का नाम सुने होंगे सब आपके लिए। वैसा ऑप्शन, क्वेश्चन तो कॉमन है, लेकिन ऑप्शन इधर उधर कर दिए जे एक साथ हमको बहुत चीज बताना है, समझ गए। तो संसद की संरचना की, संसद का संरचना क्या है, द कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकेंड अपर हाउस, थर्ड जो है से लोअर हाउस है, इसको अस्थाई, सब तो लिख दिए। ये जो है से 79 में है, 80 में राज्यसभा जिसको अस्थाई कहते हैं, समझे, ऊपरी सदन कहते हैं, और 81 में लोअर हाउस है जिसको निचली सदन अस्थाई कहते हैं। ये तो एडिशनल चीज है। आपका क्वेश्चन जो कर रहा है उसका आंसर आपका ये है, केवल यही पर नहीं रट के छोड़ देना, हिस्सा पढ़िएगा। जितना जो बोल रहे हैं क्वेश्चन को सामने, जो किताब होगा कहीं का क्वेश्चन होगा तो सामने रख के आप देखिएगा, जो जो बोल के समझाते इससे ज्यादा आपको क्या मिलता है, कुछ चीज मिलेगा। अब आप परीक्षा कौन देते हैं, कितना सिंसियर होकर तैयारी करते हैं, किस लेवल का एग्जाम देते हैं इस पर, लेकिन आपको इतना जब कर लीजिएगा वो सब पाठ मजबूत हो जाएगा, ये ख्याल रखेंगे। यहाँ एबीसी करना मेरा उद्देश्य नहीं है,